नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। ये द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा की सीरीज का तीसरा और आखिरी पार्ट है। पहले पार्ट में हमने जाना था कि अब्राहमिक रिलीजियंस के स्कॉलर के हिसाब से द ग्रेट पिरामिड की रचना कैसे की गई थी। अब्राहमिक रिलीजियंस में जूडिज्म यानी यहूदियत, क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत और इस्लाम शामिल है। दूसरे पार्ट में हमने जाना कि महान पिरामिड का इस्तेमाल मिस्रवासी कैसे करते थे, किस हेतु से पिरामिड को बनाया गया था। और आज तीसरे और आखिरी पार्ट में हम जानेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्टों के हिसाब से पिरामिड का निर्माण कैसे किया गया। गीजा के पिरामिड अपने आप में एक रहस्य है। हम जानते हैं कि मिस्र को दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर माना जाता था। इसका जीता जागता सबूत द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा है। ये पिरामिड उस समय की आधुनिकता को दर्शाता है। ये उस समय इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा और खूबसूरत स्ट्रक्चर है। इसको बनाने में 2 मिलियन पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। उस समय स्टील नहीं था, सिर्फ कॉपर की धातु थी। कॉपर के औजारों के इस्तेमाल से ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। इससे बनाने में 20 से 22 साल लगे थे। इसके हिसाब से एक पत्थर को तराश कर उसकी जगह पर लगाने में सिर्फ 1.5 से 2.5 मिनट लगे होंगे। ये तभी मुमकिन था जब पत्थर वजन में हल्के हो या पत्थरों पर गुरुत्वाकर्षण काम न करे। ऐसा करना सिर्फ पानी के द्वारा संभव था। मिस्र वासियों ने एक नहर बनाई जो कि नाइल नदी तक जाती थी। ग्रेनाइट पत्थर वहां से 500 मील की दूरी पर थे और इसीलिए पत्थरों को पानी के जरिए लाना इजी था, क्योंकि उस वक्त पहिए मौजूद नहीं थे। पत्थरों को किसी भी तैरने वाली वस्तु से बांधकर एक जगह से दूसरी जगह लाना आसान था। वो तैरने वाली वस्तु क्या थी? रेगिस्तान में लकड़ी नहीं पाई जाती, इसीलिए मिस्र वासियों ने इसका हल जल्द ही निकाल लिया। उन्होंने जानवरों की चमड़ी की खाल का इस्तेमाल किया। अगर जानवरों की चमड़ी की खाल में हवा भर दी जाए तो वो पानी में तैरने लगती है और इसी तरह पत्थर अपनी खानों से गिजा तक पहुंचने लगे। पत्थरों को जानवरों की हवा भरी हुई खालों से बांधा गया और गिजा तक आसानी से लाया गया। पिरामिड को चूना पत्थरों से बनाया गया था। पानी की नहरों को चूना पत्थरों की खान से जोड़ दिया गया। इन पत्थरों को अगर पानी में गीला कर दिया जाए तो वो नर्म हो जाता था और पानी से बाहर निकाला जाए तो ठोस हो जाते थे। इस टेक्निक को मिस्रवासी पहचान गए थे और इसीलिए मिस्रवासी अपना काम पानी के अंदर ही करते थे। पानी में चूना पत्थर नर्म हो जाते थे और तांबे की छीनी से पत्थरों को तराशा जाता था। मिस्र के मौसम की गर्मी के हिसाब से ऐसी गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन पानी में मजदूरों को काम करना अनुकूल हो गया था। पानी की मदद से पत्थरों की सीधाई मिलाने में आसानी होती थी और तांबे की छीनी से आसानी से तराश लेते थे। ये लोग वाटर लेवल 2 के द्वारा पत्थरों के एंगल भी चेक किया करते थे। पत्थरों पर लकड़ी बांधकर पानी में खिसकाया जाता था। जैसे ही पत्थर अपनी जगह पर सेट हो जाते थे, लकड़ियों को निकाल दिया जाता था और इस तरह पिरामिड की नींव और नीचे का भाग बनाया गया था। लेकिन इतने बड़े पत्थरों को ऊपर तक कैसे ले जाया गया? पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए पहले रैंप जैसी डिजाइन बनाई गई, मगर ये टेक्निक फेल हो गई। इसीलिए मिस्र वासियों ने ऊपर तक एक बंद सुरंग बनाई और उसे पानी से भर दिया और उसमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर 2 दरवाजे लगा दिए गए। पत्थरों को नहरों के जरिए सुरंग के मुंह तक लाया जाता था और उसे सुरंग में भेजा जाता था। पत्थर पानी में सुरंग के जरिए ऊपर चले जाते थे। पत्थरों के अंदर जाते ही पहला दरवाजा बंद कर दिया जाता था। पत्थर दूसरे दरवाजे पर पहुंचते ही दूसरा दरवाजा खोल दिया जाता था और पत्थर आगे निकल जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया जाता था और यही टेक्निक से पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया जाता था। इसी तरह 4 सुरंगें पिरामिड के चारों ओर बनाई गई थी। इसी तरह बड़े से बड़े पत्थरों को कम से कम समय और मेहनत से ऊपर तक पहुंचा सकते थे। सुरंग 53 डिग्री पर बनाई गई थी, जिसकी मदद से वो पिरामिड के एंगल को भी मेंटेन कर सकते थे। इसी तरह ये लोग पिरामिड के साथ सुरंग को भी बढ़ाए जाते थे। सुरंग को वाटरप्रूफ बनाने के लिए उन्होंने सुरंग के अंदर के भाग को प्लास्टर कर दिया और फिर उस पर वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन लगा दिया। उस समय वाटरप्रूफिंग के लिए कई तरीके इस्तेमाल होते थे, जैसे कि जानवरों की फैट का इसके ऊपर लगाना या डामर का इस्तेमाल करना। जब ऊपर तक सुरंग तैयार हो गई, तब पानी के जरिए पत्थरों को फिट किया जाने लगा।
पत्थरों को ऊपर आने के बाद एक नहर ऊपर की ओर बनाई गई थी, जिसमें तैरते हुए पत्थर आसानी से आते थे और अपनी जगह पर उसे फिट कर दिया जाता था। कई लोगों को नहीं मालूम कि पिरामिड के नीचे एक झरना भी है। इस झरने के जरिए मोएरी झील का पानी सीधा अंदर तक आता था, इसलिए एक सुरंग नीचे झरने में मिलाई गई, जिससे पिरामिड बनते समय पानी के बहाव में कमी न आने पाए। जैसे जैसे पिरामिड की हाइट बढ़ती गई, पानी का स्तर कम होने लगा था। इसके लिए 2 पतली सुरंगें बनाई गई, जो सीधी राजा और रानी के चैम्बर में मिलती है, जिससे पानी को आसानी से और भी ऊपर तक पहुँचाया जा सकता था। और इसके बावजूद भी अगर ऊपर पानी कम हो जाता था तो मजदूर उसे बाल्टियों से और घड़ों के जरिए भर देते थे। इस भरे हुए पानी की वजह से मजदूरों को सूरज की गर्मी से ठंडक मिलती थी। जब पिरामिड को बनाने का काम खत्म हुआ तो पिरामिड की बाहरी सुरंग को निकाल दिया गया, जिसके कारण पिरामिड की हर साइड 2 पैरेलल भागों में बट गई और आज भी पिरामिड की 4 नहीं बल्कि 8 साइड दिखाई पड़ती है। पिरामिड के नीचे आज भी पानी पाया जाता है और इस बात को नेशनल ज्योग्राफी भी मानता है। ये वही नहर है जो पिरामिड में इस्तेमाल हुए पत्थरों को ले जाने के लिए बनाई गई थी। ये आज भी मौजूद है। इसकी दीवार 3 मीटर ऊंची है और 2.5 मीटर चौड़ी। ऐसी कई बातें हैं जो साइंटिस्टों ने और आर्कियोलॉजिस्टों ने ढूंढ निकाली है और इसी की वजह से ये थ्योरी सामने आई है और इसी तरह थोड़े ही समय में ये पिरामिड बनाया गया था। तो दोस्तों, ये तो थी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा की सीरीज। मुझे आशा है कि आपको पिरामिड के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी है। पिरामिड के कई रहस्य अभी खुलने बाकी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।